अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और आज के हमारे तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए आगाज करेंगे हमेशा की तरह यहां कतर की खबरों से और कतर जिस मैदान में भी निकलता है वहां पर झंडे गाड़ता है और दुनिया उसकी सलाहियतों को तस्लीम करती है और कतर में जब स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो साथ-साथ खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों की सेहत की बात भी होती है और खिलाड़ियों को जो चोटें लगती हैं उनका एक खास अंदाज में इलाज किया जाता है और उसके लिए दुनिया भर में पूरी दुनिया में सिर्फ 11 ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं कि जिनको एक खास किस्म की अहमियत मिलती है और इन्हीं में से एक है स्पिटार जो कि यहां कतर में स्पायर जोन के पास आप उसको देख सकते हैं इस हॉस्पिटल को और ये खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा सेंटर है जहां पर के स्टडी की जाती है जहां पर के नए इलाज की तलाश की जाती है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मजीद 4 साल के लिए इस हॉस्पिटल को जो मंजूरी दी थी उसमें और इजाफा कर दिया है यानी कि जो अस्पताल की अहमियत पहले थी वो मजीद आगे जारी रहेगी 2014 में पहली बार अस्पताल को मिली थी ये मंजूरी और उसके बाद अब दूसरी मर्तबा तो इस तरह से सिलसिला जारी है और यहां पर दुनिया की नामी गिरामी खेल की बड़ी-बड़ी शख्सियत का इलाज हो चुका है जिनमें के फुटबॉल के बड़े-बड़े नाम हैं सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुंतजिमा कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ऐलान किया है कि यहां कतर में एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर खोला जा रहा है कि जिसकी मिसाल इससे पहले कि किसी वर्ल्ड कप में नहीं मिलती है और ये एक काउंसलिंग एक सेंटर है जहां पर के दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले फुटबॉल फैंस की जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग की जाएगी उनको काउंसलर सर्विसेज दी जाएंगी और ऐसा इससे पहले कहीं पर किसी भी वर्ल्ड कप के मौके पर नहीं हुआ है आज सुबह बाकायदा इस सेंटर का हुआ है इफ्तिताह और ये सेंटर दोहा एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में है गेट नंबर 4 पर या हॉल नंबर 4 पर इफ्तिताही तकरीब में कतर के नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे इस मौके पर सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन अज़दवादी ने कहा कि इस काउंसलर सर्विस मुहैया करने वाले पहले इंटरनेशनल सेंटर के इफ्तिताह पर हमें फख्र और नाज है क्योंकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वहां पर इस तरह का कोई सेंटर नहीं खोला गया था और मैं आपको बताऊं कि ये जो काउंसलर सर्विसेज यहां पर मुहैया की जाएंगी ये किसी एक एम्बेसी की जानिब से नहीं है बल्कि 40 से ज्यादा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के नुमाइंदे इस सेंटर में काम करेंगे जिनमें के वो 31 ममालिक भी शामिल हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालीफाई किया है आप सोच रहे होंगे कि मैं 31 क्यों कह रहा हूं इसलिए कि 32वां तो खुद कतर है वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 से मोहब्बत का इजहार और इस अहम इवेंट को दुनिया भर में नुमायां करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं इनमें से एक हैं अब्दुल्ला सलमी जिनका ताल्लुक है सऊदी अरब से और ये पैदल चले जद्दा से 51 दिनों में इन्होंने तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और जद्दा के समंदर से लेकर के दोहा के समंदर तक इनका ये सफर रहेगा अबू समरा बॉर्डर तो ये पार कर चुके हैं और अब कॉर्निश पर पहुंचना इनका अब बाकी है इन्होंने तमाम जरूरी साजो सामान अपने साथ रखा हुआ है और साथ ही साथ ऐसे आलात भी हैं कि जिनसे इनके करीबी लोगों को हर वक्त पता होता है कि किस वक्त कहां हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई इमरजेंसी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो फौरन इनकी मदद
को पहुंचा जा सके लेकिन बहरहाल अब अब्दुल्ला सलमी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व खैरियत बसेहत व आफियत पहुंच चुके हैं कतर में 51 दिनों का ये सफर 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासला उन्होंने तय किया पैदल चलते हुए और वजह उसकी कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत है तो जनाब ऐसे भी दीवाने दुनिया में हैं बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की कि जो बड़ा अजीब सा है और दुआ तो यही है कि ऐसा कुछ ना हो मगर हो भी सकता है क्योंकि कानून है और फीफा काफी सख्ती भी बरतता है इस मसले में असल में एक टीम ऐसी है कि जिसको खतरा है कि उसको वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल से निकाल दिया जा सकता है ये एक खतरा मंडरा रहा है ट्यूनिशिया की टीम पर या ट्यूनिस की टीम के सर पर ये तलवार लटक रही है क्योंकि फीफा का ये कानून है कि फुटबॉल की बॉडी में फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएशन में गवर्नमेंट की हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अब हाल ही में ट्यूनिस में यूं हुआ है कि फीफा का कहना है कि वहां पर बराह रास्त हुकूमत इन्वॉल्व है फुटबॉल फेडरेशन या फुटबॉल एसोसिएशन में अब अगर ये बात सही हो जाती है और ये बात मान ली जाती है तो इस सूरत में फिर मुमकिन है कि ट्यूनिस की टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कानून तो बहरहाल कानून है सब पर इंप्लीमेंट किया जाता है अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस सूरत में ट्यूनिस की जगह कौन लेगा तो इसका पहला जवाब तो यह है कि अफ्रीका ही की कोई टीम जरूर उसकी जगह आएगी क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहीं से ट्यूनिस है अब उसके बाद जो दूसरे और तीसरे नंबर पर जो टीमें जो बेहतरीन टीमें हैं रैंकिंग के एतबार से वहां पे वो है या तो अल्जायर अल्जीरिया की टीम या फिर इजिप्ट यानी कि मिस्र की टीम देखना है कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है और पहला हक तो मैं फिर कहूंगा कि ट्यूनिस का ही है लेकिन हुकूमत को भी समझना चाहिए कि किस तरह से फीफा के कवानीन की पासदारी करनी है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फीफा कितनी ताकतवर तंजीम है कतर की कौमी टीम एक बार फिर से मेहमान बनेगी गोल्ड कप में और ये कॉन्काकाफ यानी कि वो ममालिक जो कि कैरेबियन में हैं और उनके साथ के आसपास के जो और ममालिक हैं यानी कि अमेरिका है उसमें मैक्सिको है पनामा है और दीगर वहां के जजायर हैं इनसे मिल करके जो एक फुटबॉल कॉन्फेडरेशन बनता है उसका नाम है कॉन्काकाफ और ये एक कप एक टूर्नामेंट करवाती है चैंपियंस के दरमियान जिसका नाम है गोल्ड कप पिछले साल भी अगर आपको याद हो कतर की टीम ने इसमें शिरकत की थी और हैरान कुन तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल तक भी कतरी टीम पहुंच जाएगी अब इस बार यानी कि 2023 में गोल्ड कप खेला जाएगा अमेरिका के शहरों में और ये होगा 16 जून से लेकर के 16 जुलाई के दरमियान और कतर की फुटबॉल टीम एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में शरीक होगी पिछले साल ये मुकाबला 10 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान हुआ था और अन्नाबी यानी कि कतर की फुटबॉल टीम सेमीफाइनल तक जा पहुंची थी वेस्ट एशिया यानी कि मगरबी एशियाई मुल्कों के खवातीन के वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए हो रहा है आज यहाँ पे ड्रॉ कतर में और ये पहला टूर्नामेंट होगा खवातीन का जो कि वेस्ट एशियन ममालिक की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और इनमें जो ममालिक शरीक हैं वो हैं कतर सऊदी अरब कुवैत ओमान अमारात इराक शाम फिलिस्तीन लुबनान और मेजबान मुल्क जॉर्डन जी हां जॉर्डन या उर्दन में होंगे ये मुकाबले और खेले जाएंगे इसी महीने नवंबर की 13 से यानी कि अगले महीने नवंबर की 13 से लेकर के 24 तारीख के दरमियान इस तरह से कुल ये 10 टीमें हैं और आज ड्रॉ में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किस ग्रुप में है
कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के ज़ेरे इंतजाम मुकाबले हो गए हैं खत्म। सहराई मुकाबले हो रहे थे कतर चैंपियनशिप के और ये छठा राउंड था जो कि मुकम्मल हुआ है कल। 2 दिन तक हुए थे ये मुकाबले। 28 और 29 अक्टूबर को सीलीन में ये मुकाबले हुए और कतर के बाहर से बहुत सारे ड्राइवर्स या रैली ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया था। अब्दुल्ला अल खुलैफी कतर के ड्राइवर हैं जो कि इस टूर्नामेंट के रहे चैंपियन या इस चैंपियनशिप के रहे चैंपियन। पहले नंबर पर ओवरऑल स्टैंडिंग में 116 पॉइंट्स के साथ अब्दुल्ला अल खुलैफी। दूसरे नंबर पर अहमद बिन शाहीन अल मोहनदी, इनका ताल्लुक भी कतर से है, 91 पॉइंट्स के साथ। और तीसरे नंबर पर हैं नवाफ सुवेदी और उनके थे 64 पॉइंट्स। ये 3 बड़े इनामात या 3 बड़ी पोजीशंस इन्होंने ली। उसके बाद मोटरसाइकिल की कैटेगरी में अमारात के मोटरसाइकिलिस्ट मोहम्मद अल बलूशी बने चैंपियन इस चैंपियनशिप के। उनके टोटल पॉइंट्स बने 143 दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका के मोटरसाइकिलिस्ट रहे जिनका नाम है माइकल एंडरसन। और तीसरे नंबर पर अमारात के मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्जा रहे जिन्होंने 55 पॉइंट्स हासिल किए। और क्रिकेट की तरफ मैं जरूर आऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ फुटबॉल के मैचेस और उनके नताइज। कल इंग्लिश प्रीमियर लीग के 14th राउंड के 14वें राउंड के जो मुकाबले हुए उनमें जीतने वाली टीमों के नाम आपको बताता हूं। मैनचेस्टर सिटी, न्यूकैसल यूनाइटेड, उसके अलावा क्रिस्टल पैलेस और टॉटनहम हॉटस्पर और साथ ही साथ ब्राइटन और होव एल्बियन भी अपने मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। जबकि एक और मैच रहा बराबर जो कि वेंडर्स और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान था। आज जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उनके नताइज अभी आना बाकी हैं, बल्कि एक नतीजा आ चुका है और यह है आर्सेनल और नॉटिंघम के दरमियान होने वाला मैच। बल्कि इसमें भी अभी तक ये मैच खेला जा रहा है। सिर्फ पहले हाफ में आर्सेनल ने बड़ा जुल्म किया है, 5 गोल कर दिए हैं। एक और मुकाबला जारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम यूनाइटेड के दरमियान और यहां अभी तक कोई गोल हो नहीं सका है। और अब हम चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में। आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले गए और इसमें एक जो सबसे अहम मुकाबला था वो था भारत और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। मुकाबले सभी बहुत अच्छे हुए, खासतौर पर जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मुकाबला था वो भी लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ वो भी लास्ट ओवर तक गया और बहुत ही आसाब शिकन किस्म के मुकाबले थे। पाकिस्तान का मैच जाहिर है कि एक आसान टीम थी सामने और वो जरा जल्दी खत्म हो गया, अगरचे उसमें भी मेरी जाती तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तानी टीम आज भी नहीं खेली, अगरचे मैच जीती है जरूर और रन रेट कुछ बेहतर किया है और उसके सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदें अब भी हल्की फुल्की बाकी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड जैसी टीम को और भी बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी टीम के अंदर हराने की सलाहियत थी। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ है ये बड़ा जबरदस्त। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने बनाए 133 9 विकेट्स के नुकसान पर और इसमें सूर्य कुमार यादव रहे टॉप स्कोरर, बल्कि वही थे जिन्होंने भारत की जानिब से स्कोर किया। 68 रन उन्होंने स्कोर किए थे। 134 रन का हदफ था। साउथ अफ्रीका का आगाज बहुत ही बुरा हुआ था। क्वेंटिन डिकॉक 1 रन पे आउट हो गए थे। रायली रूसो खाता भी नहीं खोल सके। कप्तान बाउमा की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, उनकी बुरी फॉर्म उनका साथ दे रही है। 10 रन पर वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एडन मार्करम जिनको एक जीवन दान में मिला और कोहली ने उनका कैच छोड़ा, 52 रन उन्होंने बनाए और डेविड मिलर आखिर तक थे और जिता करके ले गए 59 रन उन्होंने बनाए 3 छक्के 4 चौकों के साथ। और बैक टू बैक जो 2 छक्के पड़े अश्विन को 18वें ओवर में, उसकी वजह से सूरत हाल जरा बिगड़ गई थी। फिर भी शमी ने 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और इस तरह से आखिरी ओवर में 6 रन फिर बाकी थे जो कि बहरहाल साउथ अफ्रीका ने 2 बॉल रहते हासिल कर लिए और ये मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया।
पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान होने वाला मैच, नीदरलैंड ने 9 विकेटों पर बनाए थे 91 रन और पाकिस्तान ने ये हदफ 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर हासिल कर लिया। 95 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो 4 विकेटें जो गिरी हैं ये नहीं गिरनी चाहिए थी। नीदरलैंड की बॉलिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। उससे पहले जो मैच हुआ वो बहुत ही जबरदस्त, वो था बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान। यहाँ पर बांग्लादेश ने बाजी मारी और एक आसाब शिकन मुकाबला, एक बहुत ही जो नेल बाइटिंग किस्म का मैच था। जिम्बाब्वे ने बहुत ही तगड़ा मुकाबला किया और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बिल्कुल आखिर में जाके पाकिस्तान को हरा दिया था, ऐसे ही लग रहा था कि शायद बांग्लादेश को भी मात दे दे, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने अपने नर्व्स को, अपने आसाब को कंट्रोल में रखा। अगरचे कुछ नो बॉल का भी चक्कर बना, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ अच्छा हो गया है तो फिर पिछली बातें क्या याद करनी। बांग्लादेश ने बनाए थे पहले खेलते हुए 150 रन फॉर 7 और यहाँ पर सबसे ज्यादा रन ओपनर नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए 71 रन 55 बॉल्स पर, 1 छक्का 7 चौके। उनके अलावा 29 रन अफीफ हुसैन ने स्कोर किए, बहुत ही कीमती ये 29 रन आखिर में साबित हुए। और दीगर बल्लेबाजों में 23 रन कप्तान शाकिब अल हसन ने स्कोर किए। जवाबन जिम्बाब्वे की टीम का आगाज अच्छा नहीं हुआ और उनके इब्तिदाई खिलाड़ी सस्ते में ही निमट गए, लेकिन सीन विलियम्स ने जम के खेला। 64 रन उन्होंने बनाए 42 रन में और टीम को वापस वो ले आए इस मैच में। और उनका शानदार साथ दिया था रियान बर्ल ने, जिन्होंने 25 बॉलों पर 27 रन बनाए और वो आखिर में क्रीज पर मौजूद भी थे, लेकिन वो उस लकीर को पार नहीं करा सके कि जिससे पार हो करके फतह के 2 पॉइंट उन्हें मिलते। लेकिन बहरहाल शानदार मुकाबला उन्होंने किया और जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर बना सकी 147। इस तरह से बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला 3 रन से जीतने में कामयाब हो गई। आईसीसी T20 में अब जो अगले मैचेस हैं जो कल खेले जाएंगे 21 को, वो मैं आपको बता दूं। और कल असल में कुछ ज्यादा मैच नहीं है, सिर्फ एक ही मुकाबला है और ये मुकाबला है डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमों के दरमियान। खेला जाएगा ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी सरजमीन पर है, लेकिन आयरलैंड जिसने अभी इंग्लैंड को शिकस्त दे करके अपसेट किया था, उससे कुछ भी बाइद नहीं कहा जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीतेगा। आयरलैंड में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मैच का रुख किसी भी वक्त बदल सकते हैं। उनके पास ऐसे 2-3 बैट्समैन हैं जो लंबी हिट्स लगा सकते हैं और बैक टू बैक लगा सकते हैं। इसके अलावा उनके 1-2 बॉलर्स भी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, लय में हैं। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया से फिर भी किसी तरह से उनका मुकाबला है नहीं। अलबत्ता अगर देखा जाए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को, अगर देखा जाए इंग्लैंड और आयरलैंड को, अगर देखा जाए स्कॉटलैंड और या उससे पहले नामीबिया ने जिस तरह से हराया था श्रीलंका को ग्रुप स्टेज में, तो कुछ भी हो सकता है और वैसे भी क्रिकेट बाय चांस है। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इस प्रोग्राम में बुध को। खुदा हाफिज। आपका ख्याल आपका हक है। ख्याल की आजादी